रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफैक्टो मार्शाल्लाह डे 13। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और एक बार फिर बात करेंगे साबिक DGISI जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और उनको दी गई सजा। फौज ने उन्हें 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई है। इससे जुड़ी हुई तकरीबन तमाम डायमेंशंस को हमने पिछले व्लॉग में कवर किया, कोशिश की कि ये जो कोर्ट मार्शल है ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और इसकी आगे आने वाले दिनों में क्या रेमिफिकेशंस हैं। उन तमाम चीज़ों पर हमने पिछले व्लॉग में एक मुफस्सल गुफ्तगू की। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। आज हम इससे जुड़ी हुई कुछ और डायमेंशंस जो अभी तक शायद आपके सामने ना हों उन पर बात करेंगे। फिर और भी काफ़ी सारी खबरें हैं जिनको आज के व्लॉग में इंक्लूड करेंगे। इससे पहले कि इन खबरों को शुरू करें, आपको याद करवा दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले एक नई डायमेंशन आपके सामने रखते हैं। डायमेंशन तो नई नहीं है लेकिन कम से कम शायद इंफॉर्मेशन आपके लिए नई हो। आपको ये तो पता ही है कि नून लीग जब भी कोर्ट मार्शल का डिमांड करती रही तो उनकी डिमांड सिर्फ फैज हमीद का कोर्ट मार्शल नहीं था, बल्कि वो इसके साथ साथ जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल भी मांगते रहे या कहते रहे या कम से कम तकाजा करते रहे। ये और बात है कि सारी डीलिंग भी इन्हीं लोगों के साथ की थी और कोर्ट मार्शल भी उनको इन्हीं का चाहिए। लेकिन चलें, अब जो नई इंफॉर्मेशन सरफेस हो रही है वो ये है कि इस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स तो बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस कोर्ट मार्शल के फैसले को महफूज करके रखा गया था ताकि इसको नोटिफिकेशन के जो आखिर पर उसकी बार्गेनिंग होनी है, नोटिफिकेशन हासिल करना है, तो वहां भी बार्गेनिंग चिप के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। और वही हुआ। फैसला तो इसका पहले से करवा के रख लिया गया था। एंड नोटिफिकेशन के वक्त इसके ऊपर भी बहताव हुआ, सौदेबाजी हुई और इसीलिए कहा गया कि पहले नोटिफिकेशन फिर सजा। नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद अब यह सजा सुना दी गई। एंड इन्हीं दिनों के अंदर किसी ने जनरल बाजवा को भी आंख मारी, वो वाली आंख नहीं जो DGISPR ने एक खातून सहाफ़ी को सवाल करने पर मारी थी। हम दूसरी आंख कह रहे हैं, मोर फ्रेंडली विंकिंग। एक किसी ने आंख मारी जनरल बाजवा को और बताया कि आप अब यहां से निकल लें। हमारी इत्तलात ये हैं कि सज़ा जब कंक्लूड हो गई और सुनाने के करीब काम पहुंच गया अब से चंद दिन पहले, तो जनरल बाजवा को बता दिया गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो जनरल बाजवा उस वक्त मुल्क में नहीं थे जब ये सज़ा सुनाई गई। वो UAE में बैठे थे और बिल्कुल उसी तरह से जैसे साबिक सदर और डिक्टेटर मुशर्रफ वहां पर बैठे रहे और वहीं पर उन्होंने वफात पाई और फिर उनको पाकिस्तान में लाकर दफन किया गया। अब जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या है? क्या सदर मुशर्रफ वाला है या नहीं है? लगता तो नहीं है कि सदर मुशर्रफ वाला है फिलहाल, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या वो लंबा अरसा UAE में रहेंगे या सिर्फ ये जो वक्ती उबाल है, चंद दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, सिर्फ इसी वक्त में उन्हें महफूज रखने के लिए बाहर भेजा गया है या कोई और पर्पस है? ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये हम आपके सामने डायमेंशन रख सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि जब ये ट्रायल कंक्लूड हो गया और ये फैसला हो गया कि फलां दिन हमने ये सजा सुनानी है, तो उनको आंख का इशारा किया गया, उनको कहा गया कि आप बाहर चले जाएं ताकि हम पर प्रेशर कम हो। इसीलिए नून लीग अब आपको और बहुत सारे सहाफ़ी आपको नून लीग से जुड़े हुए ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि कल ही जनरल बाजवा वापस आ जाए और यह भी हो सकता है कि अभी वो लंबा अरसा बाहर रहे। ये तो डिपेंड करता है इनकी आपस में क्या नई डीलिंग होती है और बार्गेन होती है आपस में। किसमें? एक तो जाहिर है नून और आसिम मुनीर और दूसरा जनरल बाजवा और आसिम मुनीर। अब इन तमाम जो मामलात हैं, जो तमाम सिचुएशंस हैं, इनमें आने वाले दिनों में बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी। इस वक्त मैं आपको कम से कम ये बताने से कासर हूं क्योंकि झूठ मैं आपके सामने रख नहीं सकता कि एग्जैक्टली जनरल बाजवा का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अगर कानूनी, आईनी, मंतकी, कॉमन सेंस किसी भी बुनियाद पर परखें तो ये तो मुमकिन नहीं कि कोई DGISI कुछ कर रहा है और उसके आर्मी चीफ को नहीं पता। तो इसीलिए शायद जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, जनरल बाजवा को निकालकर मुल्क से बाहर भेजा गया। लेकिन यह भी हो सकता है कि यह किसी को सिर्फ चक्कर देने के लिए किया गया हो, यह सिर्फ एक ऑप्टिक्स हो, ऐसा कुछ भी ना हो, जनरल बाजवा को कुछ भी ना कहना हो, सिर्फ एक ऑप्टिक्स हो कि देखें उसको भी तो हमने मुल्क से बाहर भेज दिया है और 5 दिन बाद जनरल बाजवा यहाँ आए बैठे हों और फिर किसी सहाफ़ी के थ्रू कहें कि देखें गिल साहब ने गलत खबर दे दी थी, बाजवा साहब तो इधर ही हैं, और बाजवा साहब उसके बाद आए हमारी खबर के, मतलब कल आ जाएं फॉर एग्जांपल और कहेंगे हम जो आपको बता रहे हैं कि बाजवा साहब या उनका ख़ानदान डिनाई करे कि क्या वो चंद दिन पहले दुबई नहीं चले गए और वहाँ उन्होंने क़याम नहीं बढ़ा दिया अपना, और इसको अगर वो डिनाई करें तो फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इसी सिलसिले के अंदर। लेकिन उनका एन इस वक्त मुल्क से बाहर जाना
अपने अंदर बहुत सारे सवालात भी पैदा करता है और अपने अंदर बहुत सारा तजस्सुस भी पैदा करता है। तो आने वाले दिनों में जैसा मैंने आपको कहा कि सनसनी हम आपके सामने नहीं रखेंगे, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रखेंगे, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दी। मजीद इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। अब जरा चलें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, जनरल बाजवा से भी हासिल करने वाले बेनिफिशरी, मुराद हासिल करने वाले, फ़ायदे हासिल करने वाले, और इसी तरीके से जनरल फैज से भी। वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना जो आगाज़ ही किया है, क्योंकि ये पहली स्टेटमेंट आप कहिए कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इस कोर्ट मार्शल के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलात में खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने 4-5 साल हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की, कौम बहुत देर तक इनके बोए बीज काटती रहेगी। और उसके साथ साथ जो उनके ट्वीट के 2 फोकस थे, पहला फोकस और शदीद फोकस ये था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मतलब कि इनको सज़ा पहले फोरम से मिली, अभी बहुत सारे फोरम और हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री के अंदर भी ये अपनी जान बख्शी के लिए मतलब 14 साल की सज़ा में ये अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो जो हमने आपको बात कही थी कि अगली ऊपर वाली कोर्ट से जनरल फैज़ की जो सज़ा है वो शायद मुअत्तल हो जाएगी, ये खबर हमने आपको नवंबर के शुरू में दी थी, कल आपको दोबारा उसकी याद दहानी करवाई थी। तो जब ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही वो यहां से करते हैं कि इस फोरम से सजा हुई है, अभी ये फोरम रहते हैं जिनसे इनको अपील करके रिलीफ मिल सकता है। तो रिलीफ पे खासा फोकस है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का इस सारे केस में। अब चलते हैं मजीद इससे आगे, और वो ये कि उन्होंने अपने ट्वीट के अगले हिस्से में फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने टारगेट किया नवाज शरीफ को पनामा केस में, और फलां सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सारा वो उन्होंने सामने रखा। लेकिन अब आपको याद करना पड़ेगा कि इन्हीं का एक इंटरव्यू था जिसमें मंसूर अली खान के साथ इनकी बातचीत थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ के बाहर जाने में जनरल बाजवा का कोई हाथ था। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल था, उनके हाथ के बगैर कैसे जा सकते थे नवाज शरीफ मुल्क से बाहर। अब ख्वाजा आसिफ ये नहीं बता रहे कि इसी जनरल बाजवा ने फिर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भी भेजा, और इसी जनरल फैज़ ने, जाहिर है वो DGISI थे, उनकी मर्जी के बगैर वो जो सारी प्लेटलेट्स की झूठी रिपोर्ट्स बनी वो सारी, और हम नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि वो EDTA जो केमिकल्स हैं उनकी मदद से बड़े आराम से जाली रिपोर्ट्स बन जाती हैं, और वही जाली रिपोर्ट्स बनाई गई। लेकिन याद कीजिए कि किस तरीके से बकरे और कुत्ते और पता नहीं किस किस चीज़ का खून फैसल वोडा साहब ने गिनवाया था कि किसका खून इस्तेमाल हुआ, मेरे कुत्ते का खून इस्तेमाल हुआ उस रिपोर्ट में, फलां हुआ, वो सब कुछ आपने फैसल वोडा साहब से सुन रखा हुआ है। अब वो सब कुछ जो भी हुआ उस वक्त DGISI फैज़ हमीद थे, और ये तो मुमकिन नहीं है कि DGISI उसमें इन्वॉल्व नहीं थे या वो बाहर भेजने वाले नहीं थे। तो मंसूर अली खान का जो सवाल था उनसे कि क्या इसमें जनरल बाजवा इसमें इन्वॉल्व हैं बाहर भेजने में, और उन्होंने कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि हाँ उनकी मर्जी के बगैर वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर है फिर DGISI भी इन्वॉल्व थे और जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व थे वो जाली रिपोर्ट्स बनवाने में। तो गौर कीजिए, वही नून लीग जिनको फ़ायदे दिए गए, ये हुकूमतें बनवा के दी गई, इनको मुल्क से बाहर निकलवाया गया, आज वही कोर्ट मार्शल भी मांग रहे हैं और भंगड़े भी डाल रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान भी याद कीजिए जिसमें वो ये भी कहते हैं, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप जनरल बाजवा का ट्रायल करना चाहेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपना केस अल्लाह पर छोड़ दिया है, उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया है, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई है, उन्होंने बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं वो मामलात अल्लाह पर ही छोड़े रखते हैं या इस चीज़ की अब डिमांड करते हैं कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल हो। जनरल बाजवा तो इस वक्त मुल्क में नहीं है, अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये सारा मामला ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोर्ट मार्शल फिलहाल शुरू होगा, क्योंकि ये वाला कोर्ट मार्शल जो है इसके पीछे जो महरकात और इससे जुड़ी हुई तमाम डायमेंशंस हैं उनको भी जब कल हमने डिस्कस किया था तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये भी डराने धमकाने PTI को मज़ीद नुकसान देने के अलावा और कुछ नहीं। मतलब ये कोर्ट मार्शल भी किसी नज़रिए के तहत नहीं है, किसी असूल के तहत नहीं है, ये भी एक साजिश या लार्जर जो बयानिए की जंग इस वक्त जनरल्स बुरी तरह हार चुके हैं उसको रीगेन करने की एक कोशिश है। आगे चलते हैं, फैसल वोडा साहब फिर मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, और जब मैंने कहा था तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, अब से 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था 14 साल की सज़ा होगी, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? आप जिनके स्पोक्सपर्सन हैं, जिन्होंने सज़ा सुनाई है, उन्हीं की तो आप दिन रात बात करते हैं, तो कैसे तसव्वुर नहीं हो सकता था? आपकी बात पर ही तो सबसे ज़्यादा तसव्वुर कर लेना चाहिए। तो आपने जब कहा था तो सबको मान लेना चाहिए था, मुझे नहीं समझ के लोगों ने क्यों नहीं माना था तभी। बहरहाल वो कहते हैं कि फैज़ हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद और गवाही इमरान खान और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं, इससे उनकी सज़ा में कमी नहीं होगी। मतलब अब वो इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि फैज़ हमीद जो हैं वो 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो सरकारी गवाह नहीं बन रहे। मतलब कि ये जो फैज़ हमीद गवाही देंगे
इससे फैज हमीद की सजा में कमी नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को भी इसमें सजा दे दी जाएगी। अच्छा, 9 मई का बयानिया बुरी तरह पिट चुका, आप बार बार देख चुके। 9 मई के बाद ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जिसने चौधरी को, निजामुद्दीन को, मतलब पाकिस्तानी टॉप के फौजी जनरल्स, मतलब आसिम मुनीर और उनके साथियों को उस बुरी तरह से बेनकाब, बरहना और नाकाम किया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। बेचारे अभी तक उस शौक में से बाहर नहीं आए। पाकिस्तानी पब्लिक ने गिरेबान से पकड़ के झटक के बताया कि हम अपनी मर्जी से वोट डालना जान चुके हैं। 8 फरवरी में चिमटा, कद्दू, जूता, बेलन, पता नहीं किस किस निशान के ऊपर पाकिस्तानियों ने मुहर लगाकर इनको बताया कि हुकूमतें बनाना और गिराना आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे वोट के फैसले के ऊपर आप असरअंदाज नहीं हो सकते। 9 मई का बयानिया इसलिए भी पिट चुका कि कैंट के जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान में, 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट्स उठाएं तो वहां पर बाकी पाकिस्तान से भी कुछ परसेंटेज जो है वो ज्यादा ही वोट उन्होंने इमरान खान को डाला है। आगे चलते हैं जी। फैसल वोडा साहब अब आगे कहते हैं, फैज हमीद की 14 साल सजा सिर्फ एक केस है, बाकी मुकदमात का ट्रायल जारी है। 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं इन कामों से रोकता था। 9 मई में मुलव्वस पीटीआई के लोग अब मुसीबत में आ जाएंगे। कौम अपने सिपा सलार आसिम मुनीर से मोहब्बत करती है क्योंकि 75 साल में पहली बार असल इंसाफ शुरू हुआ है। मुल्क दुश्मन अनासर को कानूनी तौर पर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। अब उनसे ये पूछा गया कि ये फैज़ हमीद को सजा दे दी, वो ये क्यों कर रहे थे फैज़ हमीद? तो जवाब दिया कि वो अपने मफाद के लिए और इमरान खान को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ कर रहे थे। ये जनाब फैसल वोडा साहब इस वक्त फरमा रहे हैं। ओवरऑल लुब्बे लबाब उनकी स्टेटमेंट का क्या है कि अभी 9 मई के मुकदमात पर भी ट्रायल होगा, जिसमें इमरान खान को भी लाया जाएगा और उसमें सज़ा भी सुनाई जाएगी और उससे फैज़ हमीद की सज़ा कम नहीं होगी, मतलब फैज़ हमीद को मज़ीद सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। इसी तरह की बातचीत राना सनाउल्लाह ने भी टेलीविजन पर आकर की है और इसी तरह की बातचीत फैसल वोडा ने भी बार बार इंटरव्यूज में की है। दोनों यही कह रहे हैं कि इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट मार्शल हो सकता है और उन्हें भी सजा सुनाई जा सकती है। अच्छा, अब अगर आप मेरे से एनालिसिस पूछें क्या ये अच्छा होगा या बुरा, मेरे ख्याल में तो अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा? इमरान खान तो पहले ही आसिम मुनीर की कैद में है, बल्कि अगवा किया हुआ है उनको, कानूनी तौर पर तो है नहीं, लेकिन पहले क्या अपने आगे एक झूठा बहाना और बयानियां रखते हैं, वो जी अदालतें हैं, अदालतों में केस चला है, अदालतों ने सजा दी, हमारा तो लेना देना नहीं, हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं, हमें दूर रखें। जब ये एक फौजी अदालत के अंदर इमरान खान को सजा देंगे, जेल में तो वो पहले ही है, उसी तरह से जेल में रखना एक और सजा देके, तो कम अज कम मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, मजीद नंगे हो जाएंगे। कसर रह तो नहीं गई लेकिन मजीद हो जाएंगे और सबको पता होगा कि सब कुछ कौन कर रहा है। पता सबको पहले ही है, लेकिन सोलिडिफाई एक बार फिर हो जाएगा और ये जो बयानियां बेचने की कोशिश की जा रही है ये नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं जी। कामरान खान साहब, उन्होंने भी एक बड़ा दबंग किस्म का तज्जिया इस पर किया है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज को आज सजा पाक फौज के निजाम ने सुनाई, मगर जब वो ताकतवर थे तब भी कोई निजाम मौजूद था और एक आर्मी चीफ था। फौज में आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, यही कल हमने आपके सामने रखा था। वजीर आजम के दस्तखत से तो लगता है कि जो DGISI है उसकी सिम्मत वजीर आजम तय करता है, लेकिन अगर ऐसा ही हो तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल शम्सुर रहमान कल्लू, जिनको बेनजीर साहबा ने DGISI लगाया था रिटायर्ड जनरल को अपनी मर्जी से, वो फिर अपनी टर्म क्यों पूरी ना कर सके? उनके कहने का मतलब है कि बेशक वजीर आजम लगाता है DGISI, लेकिन आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर DGISI कोई काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। आसिम मुनीर ने फैज हमीद की सरगर्मियों की रिपोर्ट जनरल बाजवा को एज आ DGC जब फैज हमीद DGC थे, उनकी तमाम जो कार्रवाइयां थी वो आसिम मुनीर साहब ने एज आ DGMI जनरल बाजवा को दी थी, लेकिन जनरल बाजवा ने उस पर आंखें बंद रखी। ये तो चलें फिर और भी अच्छा हो गया। फिर तो अब आसिम मुनीर साहब गवाही दे सकते हैं कोर्ट में आके कि मैं DGMI था, ये वो फाइल है, ये करप्शन थी सारी जो फैज हमीद कर रहे थे और मैंने जनरल बाजवा को बताया और उन्होंने आंखें बंद रखी। तो फिर तो इस जुर्म पर भी जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल बनता है। तो अगर आप अब गौर करें तो इस वक्त कामरान खान साहब भी जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल मांग रहे हैं या उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। फैज हमीद को तरक्की मिली, वो AG बने, DGISI बने और बाजवा साहब ने आंखें बंद कर ली। पहली बार पाकिस्तानी फौज ने किसी DGISI को हल्फ से गद्दारी पर सजा दी है। अब अगर आप गौर करें तो इस सारी बात में जाहिर है तो वो कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो AG बने, हमने कल सारी बातें, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कह रहे हैं कि DGISI मतलब फैज हमीद अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, फौज का पूरा अदारा साथ था और जाहिर है ऊपर जो जनरल बाजवा वो भी, तो उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो रहा? मतलब वो उनका भी कोर्ट मार्शल मांग रहे हैं। शायद इसीलिए जनरल बाजवा को मुल्क से बाहर भेजा गया, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यहां रखा गया तो सभी लोग उनका कोर्ट मार्शल मांगना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। अगली खबर, वकील जो हैं इसमें फैज हमीद साहब के,
हमने कल ही आपको बता दिया था कि अगले फोरम पर अब रुजू किया जाएगा। तो आज उनकी स्टेटमेंट भी आ गई कि 90 से ज़्यादा समातें हुई इस केस की। रोज़ाना 3 से 12 घंटे हमने केस पर लगाए। 8000 सवालात में सिर्फ 8 सवालों के जवाब भी इस्तगासा के गवाह ना दे सके। ये केस हमने 100 नहीं 1000% जीता है, लेकिन अदालत का फैसला है, हम अगले फोरम पर अपील करेंगे और डेफिनेटली जीत जाएंगे। ये उन्होंने शायद बीबीसी से बात करते हुए ये बातचीत शेयर की। हम आपको कल ही, ये कल नहीं बल्कि नवंबर के शुरू में ये बता चुके थे कि अगले फोरम पर अपील होगी और ये केस, ये सज़ा जो है वो वहाँ से सस्पेंड हो जाएगी। अब उनके वकील भी यही कह रहे हैं कि हम 1000% ये केस जीत चुके हैं। हमने एक और भी कल बात आपको बताई कि ये भी बाद में बताया जाएगा किसी वक्त कि इस केस में बड़े लकूनाज हैं। हमने कल इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जानबूझकर कोर्ट मार्शल के अंदर बहुत सारे लकूनाज छोड़े गए हैं और उन्हीं लकूनाज के ऊपर अब ये सज़ा सस्पेंड होगी। मतलब ये सज़ा सिर्फ और सिर्फ बयानिए की मैनेजमेंट है। ये जो वकील साहब हैं, इनके बारे में बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात इन पर लगाए जाते हैं कि ये ISI के लिए ही काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड यही है, ये उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। तो इन्हीं को वकील किया जाना, जब इन पर इतने सारे सवालात उठते हैं और उसके बाद इनका आज बोलना और बताना कि 8000 सवालात पूछे गए, किसी का भी जवाब वो नहीं दे सके, ये क्या बहुत देर नहीं है? फैज़ हमीद तो अंदर थे, वकील साहब के ऊपर तो पाबंदी नहीं थी। वकील साहब तो बोल सकते थे, इंटरव्यू दे सकते थे, बताते उन्हें फ्री ट्रायल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भारत, ये सब कुछ हम कल बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके। अब अगली खबर यह कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खान साहब ने अपनी बहन से गुफ्तगू की, ऐसी बातें भी की जिससे इमरान खान के भारत से राब्तों की निशानदेही होती है। माशाल्लाह, यही कमी रह गई थी। लेकिन ये आप हटते भी कैसे, इससे बाज भी आप कैसे आते? आपको ये शायद बात बहुत हैरान कुन लगेगी, लेकिन वाकई ये सच है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि अयूब खान ने, जी हां, अयूब खान ने इश्तिहार दिए थे फातिमा जना साहबा के बारे में और ये बताया था कि वो रॉ की और CIA की एजेंट है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं? फातिमा जना साहबा को भी इंडियन और CIA की एजेंट करार दिया था। शुक्र करें बाबा जी वेले से वक्त पर इस दुनिया से चले गए थे। इन्होंने बाबा जी के ऊपर वो इल्जामात लगाने थे, बाबा जी के दराजों में से वो दवाइयां निकलनी थी, बाबा जी के वो इद्दत और इस तरह के केसेस बनने थे, बाबा जी की किरदार कुशी इस तरह की होनी थी, बाबा जी के मजहबी नजरियात के ऊपर ऐसे ऐसे हमले होने थे, बाबा जी ने फलां जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसका बाबा जी ने जासूस निकलना था, उनके लिए मिलकर काम करने वाला निकलना था। वो तो वक्त पर अल्लाह मियां उनको अपने पास ले गए, वरना इन्होंने छोड़ना नहीं था। उनकी बहन को तो कम से कम करार दे दिया था। अब राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी बहन के साथ जो बात हुई, उस बात में उनके भारत के साथ राब्तों की निशानदेही हुई है। हमारे पास इसके शवाहिद हैं। इस बुनियाद पर कहता हूं कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान खान के तो पता नहीं हैं या नहीं, आपके बारे में तो खबरें हैं कि नेपाल में आपने छुप के मुलाकात की थी। आपके बारे में तो खबरें हैं कि आपके यहाँ वहाँ से लोग आके आपकी मिलों में काम करते थे और आप वीज़े लेने के लिए जो है वो प्रेशर डालते थे। तस्नीम असलम साहबा, साबिका सेक्रेटरी खारजा, और के जेल में बैठ के जहाँ पर कैमरे हर चीज़ लगी हुई है, इमरान खान को पता है, मेरी सांस भी रिकॉर्ड की जा रही, वहाँ वो अपनी बहन के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हमें पता चला कि उनके इंडिया के साथ बड़े खतरनाक राब्ते हैं और वो मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। राणा साहब चाय शाह पिया करो, किस तरह की खचे मारते हैं, को खुदा का खौफ करें। मूंछें आपकी, आपको मुझे पता है कि आज आपको पता है कि जो कपड़ों को कल्फ देते हैं वही वाला कल्फ राणा साहब ऐसे लगा के मूंछों को भी लगाते हैं, वरना मूंछें नीचे गिर जाती हैं। आजकल तो वैसे भी राणा साहब के वैसे ही शेर गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो आजकल मुझे लगता है कि वो कल्फ कहीं अकल को भी लगा बैठे हैं, या हो सकता है कल्फ वाली उंगली नाक में डाल बैठे हूँ, कल्फ दिमाग को लग गई हो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। माजरत मेरी राणा साहब, लेकिन इस तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, और ये सवाए इसको खच मारने के और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, आगे मंसूर अली खान साहब आए, लौंडा लपाड़ा जी, उनको छोड़ा गया, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था वो भैंस हैं जिन्हें टीका लगाकर हमारे जर्नल्स दूध हासिल करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। फिर कभी कभी उन्हें इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करना भी अलाउ किया जाता है, वो बड़के शड़के भी मारते हैं, किसी के बाप में जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वो उन्हें अदर टाउट इस्तेमाल करते हैं जहां पर जरूरत होती है। अब फिर एक बार फिर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आखिर पर बताऊंगा क्यों एक बार फिर इस्तेमाल किया, लेकिन सुनिए, ये DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिर्फ ट्रेलर है। अब PTI के लिए असल फिल्म शुरू हो गई है। आने वाले दिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुश्किल है, उन्होंने भी मुकम्मल डरा दिया है। ये जो फैज़ हमीद साहब का ट्रायल है, 14 साल की सजा है, ये जो कोर्ट मार्शल हुआ है, ये जो पूरा बयानिया, ये जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सब कुछ क्या है? ये माइनस इमरान खान का फॉर्मूला है। ये आपको, हमें सबको डराना, नाउमीद करना और ये बताना कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, भूल जाए उसे, ताकि जो लोग PTI के साथ इस वजह से, देखे ना, PTI के अंदर ज्यादा तादाद में बहुत सारे लोग तो नजरियाती भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए हैं कि वो जीते इसलिए हैं कि इमरान खान के नाम पे वोट पड़ते हैं। उनको पता है वोट बैंक किसी और का है नहीं, इसलिए मजबूरन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर आप उनको ये यकीन दिला दें कि इमरान खान आप जेल से बाहर कभी आएगा ही नहीं, उसका मुस्तकबिल ही नहीं, खत्म, तो ये किसका इंटरेस्ट है ये काम करना?
आसिम मुनीर का, मरियम नवाज का, बिलावल जरदारी का, ये इनके इंटरेस्ट में है। इसीलिए ये आपकी उम्मीद दिन रात तोड़ते रहते हैं और हम आपको बताते रहते हैं कि ये काम नहीं होने देना आपने। तो अब DGISPR और ये सारे आपकी उम्मीद भी तोड़ रहे हैं, आपको डरा भी रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप असल फिल्म हो। भाई क्या असल फिल्म शुरू होनी है? ये सुन लीजिए, एक मिसाल सुन लीजिए, उसके आपको समझ आ जाएगी। फारूक अब्दुल्ला, इनको राह वाली केस में सजा दी गई। वो जो 5 साल की कैद की सजा सारों को एक जज साहबा सुना के निकल गई थी। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इस जज साहबा का, इनको और इनकी आल औलाद को इसी पाकिस्तान के अंदर और इसी दुनिया के अंदर भुगतना पड़े। इनको अल्लाह का जाहिर है हर किस्म का वो अजाब आए जो, अगर इन्होंने ये गलत फैसला किया है तो, अगर सही फैसला किया तो फिर बिल्कुल ना आए। अगर इन मासूमों के ऊपर जाली तरीके से सजाएं दी हैं बगैर सबूत के, तो फिर वाकई इनके ऊपर और इनके सारे लगते लेतों पर अजाब आए। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला है, इनकी बेगम, इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ है, ये 5 साल की सजा काट रहे हैं, इनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। और फैसल बॉडा, मंसूर अली खान आकर बता रहे हैं PTI अब तगड़ी हो जाए, PTI के साथ बहुत बुरा होने वाला है। भाई क्या बुरा होने वाला है और पहले क्या नहीं किया हुआ है जो बुरा कर देना? जो कुछ आप लोग कर चुके हैं इससे आगे अब आपने और क्या करना है भाई? तो इसलिए PTI को मजीद डराना जो है, या इमरान खान को, अब मुमकिन नहीं है। हाँ, आप बाहर लोगों के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं और कुछ लोग आपके काबू में थोड़ी देर के लिए शायद आ भी जाएं, लेकिन इमरान खान एंड बाय एंड लार्ज लोग अब समझते हैं कि ये सवाए आपके टैक्टिक्स के और कुछ नहीं। और हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं जो आप इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ कर रहे हैं कि आप उनकी बेगम के जनाजे पर भी उनको आप जनाजा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दे रहे। अगली क्विकली खबर, मोहसिन नकवी ने बहुत कोशिश की बरतानिया के अंदर होम सेक्रेटरी से मिलने की, लेकिन वो नहीं मिल सके, उनको वहां इजाज़त नहीं दी गई होम सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने की। यहां से आप खुद ही समझ लीजिए, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कोई डेपुटेशन वहां से नहीं होनी, ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है। पूरी कोशिश के बावजूद जो वहां की होम सेक्रेटरी मतलब होम मिनिस्टर शबाना महमूद साहबा हैं, उन्होंने इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। अगली खबर आप सबको पता ही है कि जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं वो केस सुनने पहुंच गए थे ईमान मज़ारी साहबा का। बहुत अच्छा काम किया, हम इसकी भरपूर तहसीन करते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर वो यास्मीन राशिद के केस में भी जाते, दूसरे लोगों के केस में भी जाते, ये जो राह वाली में अभी हमने बताया फारूक अब्दुल्ला, इन तरह के मजलूमों के केस में भी जाते, लेकिन वो कभी नहीं किए। पाकिस्तान ने उन्हें डिमार्श भी कर दिया। लेकिन याद कीजिए, हमने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि जब अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ईमान मज़ारी साहबा के केस में सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगी। क्या कहा था हमने, सुनिए। ईमान मज़ारी को सराहा, अच्छी बात है, मुलाकात हुई और ये भी उम्मीद करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि इन्हें सजा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट रोक देगी इस सजा को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फैं क्लास भी आ गई। अच्छी सुन लिया, एक खबर हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो किसी वक्त फिर आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये हमें पता था कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। कुछ तज्जिए मैं करता नहीं, क्योंकि आप सब ने डंडा उठा लेना या जूता उठा लेना मेरे पीछे, क्योंकि वो वक्त से पहले बोले गए सच होते हैं। कुछ सच वक्त से पहले बोले तो आप उनको कबूल करने के लिए अभी मेंटली तैयार नहीं होते और सच बताने वाले की आप बलि चढ़ा देते। ऐसे ही जिसने कहा था दुनिया गोल है, दुनिया ने उसकी वो मुरम्मत की कि बस उस बेचारे ने माफ़ी मांगी थी कि अच्छा भाई दुनिया गोल नहीं है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी